रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते क्लास। अब देखो, जो जब भी हम रिएक्ट को सीखेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस। जो हम रिएक्ट में जो बैकएंड लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो नोड जेएस होती है। ठीक है, तो अगर कभी भी रिएक्ट के साथ बैकएंड में वर्क करना हो तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, नोड जेएस को सीखना पड़ेगा। रिएक्ट क्या है, सिर्फ एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड चीजें बना देगा। लेकिन अगर उसमें बैकएंड को इंक्लूड करना है तो नोड जेएस करेगा। ठीक है, तो रिएक्ट की कुछ कमांड्स होती है, जैसे npm npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये सारी कमांड्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, नोड जेएस प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हमें अपने सिस्टम में क्या करना होता है, इस नोड जेएस को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तभी वो हम इसकी सारी कमांड्स को यूज कर पाएंगे, जैसे जो कि npx और npm है। npx की फुल फॉर्म क्या होती है, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ठीक है, और npm की क्या होती है, नोड पैकेज मैनेजर, जो कि मेरे को नोड जेएस ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे नोड जेएस डाउनलोड लिखना है आपको, फिर इसकी फर्स्ट वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे डायरेक्टली आके विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, छोटी सी फाइल है। ठीक है, 30 MB की। जैसी डाउनलोड हो जाएगी, सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड्स वाले पार्ट में आना है। ठीक है, वो नोड जेएस की फाइल मिलेगी, सेटअप मिलेगा। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद कुछ नहीं करना, फिर अपने कमांड शेल पे आना है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे चेक करोगे। चेक करने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखो नोड हाइफन वी। ठीक है, यानी इसका वर्जन चेक करना है, तो वर्जन मेरा क्या है, 22.12 इसमें है। ठीक है, तो और अगर मेरे को एनपीएम का चेक करना है तो नोड npm हाइफन वी चेक करोगे तो वो भी मेरे को बता देगा 10.9 वाला। तो ये बताने चेक करने का सिर्फ यही मत पर्पज होता है, ताकि हम पता कर सके कि हमारा जो नोड जेएस है वो प्रॉपरली सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया। अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपका रिएक्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बस इतना काम कर दिया, इसका काम खत्म। नोड जेएस आपको कभी भी यूज नहीं करना, सिर्फ उसकी फाइल को इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले कुछ चीजें हैं कि रिएक्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है बता रखा है शायद मैंने आपको। ठीक है, किसके थ्रू क्रिएट किया गया था, फेसबुक के थ्रू इसे क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे वही नोड जेएस को हम वन टाइम इंस्टॉल करना होता है, सीएमडी में हम चेक करते हैं नोड हाइफन वी से। ठीक है, एनपीएम वर्जन को चेक करेंगे एनपीएम हाइफन वी से। ठीक है, ये कुछ है। अब मेरे को अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है, क्रिएट करना है रिएक्ट। देखो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, जो भी रिएक्ट की फाइल बनेगी उसको ऐप कहते हैं। ऐप मतलब एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर प्रोजेक्ट नेम। अब प्रोजेक्ट नेम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहो। लेकिन यहाँ पे जो भी फाइल बनाओगे उसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उसे लेगा नहीं। ठीक है, अंडरस्कोर इंक्लूड कर नहीं, वैसे तो ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम ऐसे, क्योंकि जो यूआरएल बनता है ना उसी फाइल के बेस्ड पर बनता है। तो आपको या तो क्या करना है, अंडर हाइफन इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर्स इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, और फिर किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm स्टार्ट करोगे। ये अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आपको रिएक्ट का इंस्टॉल करना है तो आप ये वाली कमांड चलाओगे, ये ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, ये इन दोनों से हमारा काम हो जाता है। अब रिएक्ट के लिए आपको क्या है, ES6 का पार्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, तो यही सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, पहले इंस्टॉलेशन पार्ट देखेंगे, फिर हम अपने देखो जावा रिएक्ट को सीखने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट का ES6 पार्ट आना चाहिए। और ES6 में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, देखो क्लासेस जो है पहले हम जावा रिएक्ट के साथ काफी यूज करते थे। लेकिन जब से हुक्स का कॉन्सेप्ट आया ना रिएक्ट के अंदर, तब से हम क्लासेस को इतना यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शंस को यूज करते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रिफर्ड जो फंक्शन है ES6 का एरो फंक्शन है, वही यूज। आप पुराने फंक्शन के सिंटैक्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रिफर्ड हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन पे ही जाएंगे। तो एरो फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। लेट वेर कॉन्स्ट का नहीं, सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, और लेट और कॉन्स्ट में से भी मोस्ट प्रिफर्ड हमारा कॉन्स्ट ही जाता है। ठीक है, ताकि हम वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते। अगर वैल्यूज को अपडेट करनी है तो लेट का आप यूज करोगे। अब यहाँ पे जो लूप लूप लगाना है, तो लूप लगाने के लिए हम कोई फॉर लूप या ये सब नहीं लिखते, हम डायरेक्टली ES6 पार्ट मैप का यूज करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट में बताना है, टर्नरी ऑपरेटर में बता चुका, बट फिर भी एक देखेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर में बता चुका। तो मेन जो 3 टॉपिक्स है मेरे को वो ये वाले कराने हैं मेरे को। ठीक है, बाकी मैप आप जब हम रिएक्ट के अंदर सीखेंगे सीख जाओगे, एरो फंक्शन भी वहीं से ही समझ जाओगे, क्लासेस आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज आपको पता है। ठीक है, तो मेन मेरे को 3 चीजें ये सिखानी है, तो बट वो इंस्टॉलेशन पार्ट के बाद। अब रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखो। तो इंस्टॉलेशन पार्ट के लिए हम अपने फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिएक्ट। ठीक है, एक फोल्डर कुछ भी बना लो रिएक्ट का, लेकिन जो इसके अंदर फोल्डर बनेगा वो हमारी कमांड के थ्रू बनेगा। अब रिएक्ट को चलाने के लिए सेम फोल्डर को ओपन विद कोड के साथ ओपन करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी काम होता था, हम जैसे HTML CSS से बनाते थे, कुछ भी कोड लिखते थे, लाइव करते थे, हमें आउटपुट दिख जाता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, जब तक आप कमांड को रन नहीं करोगे तब तक आउटपुट शो नहीं होगा। तो अब देखो, यहाँ पे कोई भी फाइल आपको क्रिएट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फोल्डर को ओपन करना है VS कोड के साथ। फिर अपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल कहाँ से ओपन होगा, यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो। ठीक है, एक तो यहाँ फर्स्ट तरीका ये होता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और बैकटिक वाला बटन। ठीक है, इसको प्रेस कर दोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कमांड रन करनी है जो कि है npm npx।
फर्स्ट हम npx लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जब भी आप रिएक्ट को इंस्टॉल करोगे तो npx लिखने, उसके बाद जितनी भी कमांड चलेगी npm के साथ चलेगी, ठीक है। npx की फुल फॉर्म क्या होती है? नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। कुछ भी एग्जीक्यूट करना है तो ये करोगे, तो npx क्रिएट, फिर आपको हाइफन रिएक्ट लिखना है, फिर हाइफन ऐप लिखना है, उसके बाद स्पेस लगाकर अपने प्रोजेक्ट का नेम, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ मैं माई रिएक्ट, ठीक है। कुछ भी आप दे सकते हो, जो भी आपकी एप्लीकेशन, जो भी वेबसाइट होगी, बस एंटर हिट करना है, और एंटर हिट करने पे ये इंस्टॉलेशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ इंटरफेस आता है तो ओके टू प्रोसीड पे वाई पे लिख कर एंटर कर दो, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन होने दो, उस वजह से इंस्टॉलेशन होगा, मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। अगर देखो इन केस कभी स्टार्टिंग में आपने अभी तो इंस्टॉल किया नहीं होगा रिएक्ट को, तो हो सकता है जब आप इसको इंस्टॉल करो तो कुछ एरर्स वगैरह आए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, वो सेम टू सेम एरर क्या करना उसमें पेस्ट कर देना, तो कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स वो चलवाएगा, वन टाइम के लिए होगा अगर एरर आता है तो, नहीं तो ये ऐसी डॉट नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो जैसे ही इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट होगा ना, आपके लिए कुछ कमांड से बताएगा ये, ठीक है। एनपीएम स्टार्ट, इन सब भी मतलब नहीं है, जहाँ पे जो ये सजेस्ट कर रहा है ना, वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग, तो आपको सी डी माई रिएक्ट लिखना है। अभी देखो आप किस डायरेक्टली अपने रिएक्ट वाले फोल्डर पे हो, अपने माई रिएक्ट फोल्डर के अंदर नहीं हो, जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। देखो सब कुछ अपने आप क्रिएट हुआ है ना कमांड चलाने से, नोड ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको इस माई रिएक्ट फोल्डर के अंदर जाना है, जिसके लिए आपको चेंज डायरेक्टरी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, फिर माई रिएक्ट लिखना है, ठीक है। एंटर हिट करोगे तो देखो यहाँ पे स्लैश रिएक्ट के बाद स्लैश माई रिएक्ट आ गया। अब आपको ये वाली कमांड चलानी, जब भी आपको इस रिएक्ट का आउटपुट देखना है तो npm स्टार्ट लिखना होता है। एंटर कर दोगे तो ये आपका 3000 पोर्ट वाले सर्वर पर लोकल होस्ट पे चल जाएगा, ठीक है। देखो अपने आप ये डिफॉल्ट ब्राउजर को ओपन करेगा, थोड़ा सा देखो लोकल होस्ट किस पे चला है, 3000 पॉट पे, ठीक है। अगर इस पे आपका कुछ और मतलब चल रही होगी वेबसाइट वगैरह, तो ये वही ओके टू प्रोसीड वाला जो आया था ना, वो कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा, तो ये वाई प्रेस करके एंटर कर देना है, तो वो क्या करेगा, इसको यूज करने लग जाएगा फिर, ठीक है। ये 3000 पॉट के अलावा कोई दूसरा पॉट यूज नहीं करेगा। तो ये देखो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है ये बाय डिफॉल्ट बनी बनाई आती है, आप इन सब चीज़ों को चेंज करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पे जब भी देखो एक चीज़ और बतानी है, जब भी आप रिएक्ट के साथ वर्किंग करो तो आपको ये टर्मिनल ओपन होना चाहिए। इवन अगर आप इसको क्लोज कर दोगे, फिर जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे मैं इसका आउटपुट देखूंगा, तो देखो अभी तो आउटपुट देख रहा है, लेकिन जैसे रिफ्रेश करूंगा ये आउटपुट शो नहीं करेगा, देखो दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि आपने जो है इसका सर्वर ही बंद कर दिया है, ठीक है। तो सर्वर रन करने के लिए आपको फिर से वही, पहले तो सी डी पे आना है, माई रिएक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, npm स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। npm स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा, फिर से सर्वर को चालू करेगा और आपका आउटपुट शो कर देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इस टर्मिनल को ओपन रखना, यानी अपने वीएस कोड को ओपन ही रखना है अगर आप रिएक्ट के साथ काम करते हो। और जैसे ही इसे क्लोज करोगे तो साथ में ये भी क्लोज हो जाएगा, तो आपकी रिएक्ट की जो रनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से समझ लो सर्वर को रन करके रखना ही है मुझे। ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चरिंग को समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितनी भी आप चीजें इंस्टॉल करोगे वो नोड मॉड्यूल्स की फाइल में बनता रहेगा, ठीक है। ये सारी इसकी लाइब्रेरीज हैं जो कि अलग अलग पर्पज के लिए यूज होती हैं, तो इसको तो आपको छेड़ना नहीं है, जो कुछ भी इंस्टॉलेशन कमांड चलाओगे वो फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे रिएक्ट राउटर डोम करेंगे तो यहाँ पे उसकी फाइल बन जाएगी, ये फाइल बनती है, और इसके जो यूआरएल्स होते हैं, कहाँ से इसको यूज किया गया, कौन सा उसका वर्जन है, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है पैकेज लॉग डॉट जेसन में, ठीक है। कब जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ना गिटहब पे, तो हमारी नोड मॉड्यूल्स की फाइल इंस्टॉल नहीं होती, मतलब अपलोड नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी हैवी फाइल होती है जो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। तो यहाँ पे देखो गेट इग्नोर नाम का फोल्डर है। गेट इग्नोर क्या काम करता है, जैसे नोड मॉड्यूल्स डॉट पीएनपी, ये जो फाइल्स इसके अंदर लिखी हुई है ना, ये गिटहब पर इंस्टॉल नहीं होनी, अपलोड नहीं होनी थी, यानी इग्नोर कर देगी इन फाइल्स को। फिर जब भी हमें इसको दोबारा यूज करना होगा, जैसे डाउनलोड किया मैंने गिटहब से इसको, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कमांड और चलाऊंगा npm इंस्टॉल, तो जो यहाँ पे यूआरएल बना होगा ना, ये इसको फैच करेगा और उसमें क्या करेगा, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को क्रिएट कर देगा। तो जो भी इसके अंदर डिपेंडेंसी है, जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर फाइल के रूप में इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर आप क्या कर सकते हो, npm स्टार्ट से उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे हमारा रिएक्ट वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं, जैसे ये फोल्डर, ये सब हम हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है एसआरसी। पहले तो इसकी कनेक्टिविटी समझो, देखो यहाँ पे पब्लिक के अंदर जाएंगे तो ये पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये एक फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो इंडेक्स का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट बनेंगे वो डायनेमिक बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सिर्फ एक डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर आईडी दी हुई है रूट, ठीक है। बस यही हम यहाँ पे यही पार्ट यूज होगा, और अब जैसे कुछ सीरियल लिंक वगैरह लगाने होंगे तो हम बस वही यहाँ पे आके लगाएंगे, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक रूट बना हुआ है। अब देखो ये रूट कनेक्ट कहाँ पे है, ये आपको एसआरसी के अंदर आना है, फिर इंडेक्स डॉट जेएस पे जाना है, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे देखो रूट आईडी है ना, जिसमें क्या यूज किया हुआ है, क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक रेंडर फंक्शन चला जो कि रन करने का काम करता है। तो रेंडर में क्या होगा, ठीक है। तो रेंडर क्या करेगा, ऐप के कंपोनेंट को रेंडर करता है। अब देखो इंडेक्स डॉट जेएस कनेक्ट कर रहा है रूट को, लेकिन जो ये इंडेक्स डॉट जेएस है वो रन करेगा आपकी ऐप डॉट जेएस को, और ऐप डॉट जेएस क्या है, हमारी ये वाली फाइल है। तो देखो इसके अंदर जो एडिट एसआरसी जो भी लिखा हुआ है वो वही आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पूरे पार्ट को हटा देता हूँ, हटाना ही है, कुछ करना नहीं है उसका,
तो यहाँ पे देखो कुछ सब कुछ हट जाएगा। अभी एरर शो करने लगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक डिव चाहिए। अब इसके अंदर देखो जो भी आउटपुट आएगा वो एरर भी शो करेंगे। तो आपको एरर्स को भी समझना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, ये वार्निंग एरर होता है जो येलो कलर में दिख रहा है। क्या है यहाँ पे देखो, इंपोर्ट कमांड चलिए लोगो डॉट एसवीजी की, जो कि डिसेबल्ड फॉर्म है, जो कि यूज नहीं हो रही है, इसको मेरे को हटाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हटा दूंगा वो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगी। आउटपुट देखूंगा तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें अब। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो आपको शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो HTML वगैरह है उसके आपको सजेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो तो आप नॉर्मली चलो लिख लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, आउटपुट देखूंगा तो देखो हेलो आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपनी रिएक्ट का चीज़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसे बस समझना पड़ेगा कि रिएक्ट के अंदर हम चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे डायरेक्टली आप फंक्शंस को यूज़ नहीं करोगे, हुक्स के यूज से आप फंक्शंस को क्रिएट करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे CSS को कैसे लिखते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, कंपोनेंट्स बेस्ड वर्क कैसे करेंगे, चीज़ों को कॉल कैसे करेंगे। तो कुछ चीज़ें, अब जैसे यहाँ पे मेरे को डेटा को पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बटन बनाया, देख लो थोड़ा सा पार्ट। बटन बनाया, बटन बनाने के लिए कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे SRC के अंदर आओ, यहाँ पे मैंने एक बटन कंपोनेंट बनाया, बटन डॉट JS। बटन लिया, डॉट JS को इंक्लूड कर दिया, RAFC लूंगा। ये क्या है, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट। ये लिखना है शॉर्ट कोड, आपके पास ये बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा। अब ये शॉर्ट कोड कैसे वर्क करेगा, आपको एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पे लिखना है ES7। ES7, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट की कुछ एक्सटेंशन है जो आपको इंस्टॉल करनी है, जो कि वही सजेशन देंगे आपको। ये है एक ES7 रिएक्ट रिडक्स और ये है ES7, ये दोनों सेम ही है, तो कोई सा भी इंस्टॉल करना, वैसे दोनों ही कर लेना। ठीक है, तो इसको जैसे इंस्टॉल करोगे आपको ये सजेशंस देना स्टार्ट कर देगा, जो कि काफी चीजें इजी कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे RFC लिखूंगा, RFC का मतलब होता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो इसमें आपको पुराना मेथड देगा फंक्शन वाला, जो फंक्शन कीवर्ड के थ्रू होता है। एक्सपोर्ट वगैरह क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा, अब इसे हटाओ। बाकी हम एरो फंक्शन के साथ ही जाएंगे, जिसलिए हम RAFC लिखेंगे। तो रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। एंटर हिट करोगे तो एरो कंपोनेंट आपका बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, सिर्फ एक बटन बनाऊंगा। बटन, बटन बनाया और इसके अंदर मैंने क्या काम किया, मुझको डायनेमिक कंटेंट लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ लिखना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम, और इसके अंदर भी मैं क्या कर दूंगा, नेम ही पास करा दूंगा। अब यहाँ पे बटन मैंने लिया, app.js में आऊंगा, इसको हटाऊंगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट बना लिया बटन का, अब मैं आउटपुट देखूंगा तो अभी कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि मैंने इस जो हमारी मेन फाइल होती है app.js, इसके अंदर मेरे को वो कंपोनेंट कॉल करना होता है। कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैं बटन का जो फाइल नेम होता है ना, जैसे यहाँ पे बटन डॉट जेएस है, उसको मेरे को कॉल करना पड़ेगा, वैसे सजेशन के साथ ही जाना है। तो देखो यहाँ पे सजेशन आ रहा है, इसके साथ ये इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आ रही है। जैसे से आप कॉल करोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इंपोर्ट होनी चाहिए वो चीज, अगर इंपोर्ट नहीं होगी तो वर्क नहीं करेगा। देखो यहाँ पे मेरे को वो पार्ट दिख जाएगा। अब यहाँ इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो इसलिए ऐसा दिखा। अब कंटेंट कैसे डालूंगा, देखो यहाँ पे मैंने प्रॉप्स का यूज किया है, जो मैंने नेम दिया है ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर यहाँ पे भी पास किया, इसके अंदर मैं नेम दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, नेम का यूज करूंगा, और नेम मैंने यहाँ पे दे दिया सबमिट, SUBMIT। तो वहाँ पे देखो सबमिट आ जाएगा। ठीक है, सबमिट आ गया। अगर देखो मैंने कंपोनेंट रेडी कर दिया, अब मेरे को कोई दूसरा बटन और कहीं यूज करना होगा तो सेम बटन को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, वही बटन है, फिर इसके अंदर मैंने क्लिक लिख दिया, तो वो देखो दूसरा बटन क्रिएट कर दो। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं वर्चुअल डोम। आपने सिर्फ कंपोनेंट एक बनाया है, लेकिन उसी सेम कंपोनेंट से आप मल्टीपल बटन्स बना सकते हो, जो कि वर्चुअल मेमोरी के थ्रू बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखो बटन एक ही है, उसके जो डेटा को है वो प्रॉप्स के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही हम करते हैं रिएक्ट के साथ वर्किंग। ठीक है, ऐसे हम छोटे छोटे तो चीजें कंपोनेंट बेस्ड नहीं बनाएंगे। जैसे मेरे को पूरी कार्ड फॉर्म बनानी है, उस कार्ड के हर एक डेटा को अलग अलग करना है, तो वहां पे हम बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन अब ये छोटा सा बेसिक एग्जांपल है ताकि आप प्रॉप्स की वर्किंग को सीख सको। तो ऐसे ही हम सीखेंगे, और यही हमारा होता है कंपोनेंट। हमने एक कंपोनेंट अलग से बना लिया, फिर मेरे को उसको कॉल करना होगा, तो जहां पे भी यूज होगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे app.js में कॉल कर लूंगा। और उसके कंटेंट को डायनेमिक करना है तो प्रॉप्स के थ्रू मैं उसको कंटेंट को चेंज भी करूंगा, अलग हर एक कार्ड में अलग अलग। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होता है रिएक्ट का। तो अभी बेसिक जो करना है आपको, सिर्फ इंस्टॉलेशन पर ही वर्क करना है। फाइल की स्ट्रक्चरिंग मैंने बता दी, कनेक्टिविटी। अब देखो इसमें अगर कोई पूछेगा कि आपकी मेन फाइल कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, app.js? नहीं, app.js नहीं, मेन फाइल हमारी index.js होती है, जो कि ऐप को रेंडर करती है। ठीक है, लेकिन जो अगर हम जो सबसे ज्यादा वर्किंग करते हैं वो app.js के साथ ही करते हैं। index.js में हमें कुछ भी नहीं छेड़ना होता है। ठीक है, मेन एंट्री पॉइंट तो हमारा index.js होता है, लेकिन जो मेन फाइल होती है वो हमारा ये होता है app.js, क्योंकि इसके अंदर हम सारे कंपोनेंट को जब तक कॉल नहीं करेंगे वो हमें आउटपुट शो नहीं करेगा। ठीक है, एंट्री पॉइंट कोई पूछे तो index.js बताओ। ठीक है, मेन फाइल पूछे जहां पे हम सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं वो हमारी app.js होती है। तो इस तरीके से पार्ट चलता है हमारा ऐप रिएक्ट का। पब्लिक के अंदर सिर्फ एक इंडेक्स पार्ट होगा, अगर इसके कुछ इसमें लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, जस्ट आपके पढ़ने के लिए ही है ये। जैसे दिस HTML फाइल्स आर टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट है। इफ यू ओपन इट डायरेक्टली इन द ब्राउजर यू विल सी एन एम्प्टी पेज। ठीक है, यू कैन ऐड, देखो यहाँ पे आप वेब फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हो, मेटा टैग्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेटा टैग्स वगैरह तो डिजिटल मार्केटर्स के लिए हो जाएगा। एनालिटिक्स वगैरह की फाइल ऐड कर सकते हो। द
द बिल्ड स्टैप विल प्लेस द बंडल स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह तो मैंने बोला जो सीरियल लिंक्स वगैरह होते हैं वही सब आप यहाँ पे लगाओगे, लेकिन इस बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे। वो कहाँ पे लिखोगे, सब कंपोनेंट बनाओगे अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल। देखो एक चीज आपने अभी नोटिस नहीं करी होगी, मैंने यहाँ पे देखो जो बटन डॉट जेएस की फाइल बनाई है वो एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, लेकिन मैं उसी के अंदर क्या कर पा रहा हूँ, HTML लिख पा रहा हूँ। तो ये भी एक थोड़ी सी चीज है जिसका कॉन्सेप्ट आता है JS से, जावा स्क्रिप्ट XML से, तो ये भी हम समझेंगे बाद में। ठीक है, तो यही होती है हमारी रिएक्ट। वो रिएक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट्स काफी इंक्लूड कर दिया, जिससे ये क्या होगा, एक महीना पूरा खिंच जाएगा। तो प्रोजेक्ट से आपकी थोड़ा सा माइंड भी ओपन होगा ना कि क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। तो चलो अब ये पार्ट हो गया, क्लियर हुआ ना ये सब। तो बस कुछ कमांड्स है, फाइल भेज दूंगा, उसके अंदर सब लिखा हुआ है, कुछ ये सारी कमांड्स है, ठीक है। तो बस इन कमांड्स को रन करो, आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बस इंस्टॉलेशन पार्ट ही देखना है, क्योंकि मेरे को पता है एरर्स पक्का आएंगे। तो इंस्टॉलेशन जैसी हो जाएगा, अगर आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन रन कर गई तो समझ लो पार्ट सक्सेसफुल, और फिर तो वर्किंग हो ही जाएगी।